कागज अपनी किस्मत से उड़ता है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत कभी साथ दे ना दे, मगर काबिलियत हमेशा साथ देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजनीश कुमार और आज के सेशन में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 1 चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर आए हैं। और ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मतलब 3 तो डेफिनेटली है। मतलब अगर तुम ये वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो तुम्हारे पास 12 मार्क्स तो डेफिनेटली तुम पक्के कर लिए होगे। क्लियर है? अब इसमें हम क्या बताने वाले हैं, तो ये तुम्हारे पास टॉपिक जो होगा जिसमें तुम्हारे पास कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी, जो एवरी एनसीईआरटी लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो टोटल हम कवर करेंगे। डेट इज तुम्हारे पास एक भी ऐसा लाइन नहीं है, एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो हम इस वीडियो में तुम लोगों के लिए छोड़ेंगे। तो डेट इज तुम समझ लो कि पेपर जो तुम्हारे पास बनने वाला होगा इसी कंसेप्ट से आने वाला है। डेट इज 100% पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो तुम्हारे पास है वो सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, ये तुम्हारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट में तुम्हारे पास डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, जो अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है पानी में डिजोल्व होकर। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास गिवन है KCl MgCl2.6H2O। तो ये अगर पानी में इसको अगर हम डिजोल्व करेंगे तो ये K+Cl- और Mg2+ में ब्रेक कर जाएगा। सेकेंड बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, जो मतलब वाटर में डिजोल्व होने के बाद अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे पास है K4FeCN6। अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो 4K+ FeCN6 4-, तो देख सकते हो ये जो है ये अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो मेनली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें तुम्हारे पास मेटल एटम जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं एक मॉलिक्यूल से, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स अपना शेयर करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हारे पास एक एग्जांपल हम नीचे लिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो तुम्हारे पास ये K4FeCN6 है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। तो K4 यहाँ पर काउंटर आयन है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दो चीज होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल एटम और एक होते हैं लिगेंड। तो फर्स्ट जो होता है वो तुम्हारा सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास लिगेंड। सेंट्रल मेटल जो होता है वो तुम्हारे पास लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड कहने का मतलब कि ये जो है लिगेंड से अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो मेनली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेंट्रल एटम के लिए फाइंड किया जाता है। मतलब नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच मेटल इज टाइटली बॉन्डेड। मतलब तुम्हारे पास सिंपल बात कर सकते हैं, तो जो तुम्हारे पास एटम है वह एटम कितने लिगेंड से बॉन्डेड है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, ये तुम्हारे पास मोनोडेंटेंट बाइडेंटेंट, ये जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इसमें जो है बहुत जगह पे लिगेंड्स टर्म यूज हो रहे हैं। तो लिगेंड्स होते क्या हैं, तो लिगेंड्स बेसिकली एक आयन है, एक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होते हैं। ये तुम्हारे पास एनायन भी हो सकते हैं, केटायन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड क्या, टाइप्स क्या है, तो फर्स्ट है मोनोडेंटेंट लिगेंड। मोनोडेंटेंट लिगेंड किसको बोलेंगे, जिसमें कि तुम्हारे पास सिंगल डोनर एटम होंगे। जैसे तुम्हारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, H2O, H2O में जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, NH3 में तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, जो अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास बाइडेंटेंट लिगेंड। बाइडेंटेंट लिगेंड में तुम्हारे पास दो डोनर एटम होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं EN, एक और एक तुम्हारे पास ऑक्जेलेटो होता है। बेसिकली ये दोनों जो है बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीडेंटेंट लिगेंड। पॉलीडेंटेंट लिगेंड में तुम्हारे पास क्या होता है, मोर देन 2 डोनर एटम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेंट। और सबसे फेमस एग्जांपल है तुम्हारे पास EDTA4-, ये तुम्हारे पास पॉलीडेंटेंट होते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग हेक्साडेंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मतलब वो तुम्हारे पास जिसमें कि दो डोनर एटम होते हैं लेकिन वो बिहेव करते हैं मोनोडेंटेंट की तरह। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास बात कर लेते हैं, बहुत सारे सिटी में जो होते हैं वो मेट्रो लोकल ट्रेन चलते हैं। लोकल ट्रेन में दोनों तरफ से जो होता है वो रन करते हैं, लेकिन एट ए टाइम वो सिंगल एक ही तरफ से वो चलते हैं। ठीक है,
तो सिमिलरली इसमें तुम्हारे पास एग्जांपल हो सकते हैं HCN, NCS, NO2, ONO। तो ये तुम्हारे पास हो गया, मतलब सिंपल, अगर सिंपल समझना चाहोगे तो बोल सकते हैं कि ये एक मोनोडेंटेट ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके पास दोनों बिहेवियर है, मतलब कि ये बाइडेंटेट की तरह होता है लेकिन ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक टर्म तुम्हारे पास किलेशन। किलेशन क्या होता है, जब तुम्हारे पास कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड हो या तुम्हारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, वो अपना लोन पेयर देते हैं सेंट्रल एटम के साथ और वहां पे वो रिंग फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलेशन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आईयूपीए नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो आईयूपीए नेम में हम सबसे पहले देखेंगे फार्मूला राइटिंग, मतलब कोई भी तुम्हारे पास गिवन होगा नेम, उसका फार्मूला कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तुम्हें केटायन लिखना है, उसके बाद तुम्हें एनायन का नाम लिखना है, ठीक है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स का बात कर ले तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। तो देख सकते हो उसके बाद थर्ड तुम्हारे पास है बैलेंस करना है चार्ज को। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं, पेंटा एमाइन नाइट्रेटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस केस में देख सकते हो कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, केटायन का नाम लिखना है। तो ये तुम्हारे पास केटायन है, तो केटायन इस केस में तुम्हारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख दिए। उसके बाद तुम्हारे पास देख सकते हो लिगेंड। लिगेंड तुम्हारे पास यहाँ क्या है, पेंटा एमाइन। तो पेंटा एमाइन मतलब NH3 तुम्हारे पास टोटल कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद नाइट्रेटो एन, नाइट्रेटो एन मतलब NO2 लगाए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है, एनायन क्या है, क्लोराइड है, तो Ca लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कैसे आया वो बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसका जो तुम्हारे पास सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का 3 है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया। NO2 का तुम्हारे पास -1 हो गया, और NH3 एक मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर +2 है, तो इसलिए इस पे तुम्हारे पास एनायन पे क्या होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए -2 होना चाहिए। तो क्लोरीन पे एक माइनस होता है, इसलिए हम लोग 2 क्लोरीन यूज किए हैं जिससे कि यह बैलेंस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेम राइटिंग। नेम राइटिंग में तुम्हारे पास क्या है कि सबसे पहले तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, उसका तुम्हें नेम लिखना है, आईयूपीए नेम लिखना है, ठीक है। तो इसमें कैसे स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले तुम्हें केटायन लिखना है, उसके बाद ही तुम्हें एनायन लिखना है, ठीक है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में बात कर ले तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, उसके बाद तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, किसका, सेंट्रल एटम का लिखना है, ठीक है। और मल्टीपल लिगेंड के लिए, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी लिगेंड है जिसमें पहले से ही बाई आ रहा है, ठीक है, डाई आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 20, 30, इस तरीके से। क्लियर है। जैसे हम एक एग्जांपल लिए K4FeCN6, तो इस केस में सबसे पहले देख सकते हो ऊपर का जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे। तो सबसे पहले केटायन का नेम लिखें, क्या है, केटायन पोटेशियम। उसके बाद तुम्हारे पास सेंट्रल एटम आ गया, ठीक है। सेंट्रल एटम में तुम्हारे पास यहाँ पर बता चुके हैं, ये पूरे में सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का पहले लिखना है। तो लिगेंड यहाँ पर क्या है, CN है। क्या हो गया, 6 है, तो हेक्सा साइनो। और ये तुम्हारे पास जब मेटल होता है वो एनायनिक होता है, तो उसमें हम लोग 8 यूज करते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। क्लियर है। इसका तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो पोटेशियम पे क्या होगा, +1 होगा, तो टोटल 4 पोटेशियम है तो +4 हो गया। तो ओवरऑल इस पे -4 होगा। -4 होने के लिए CN पे -1 है, तो इसका x एज्यूम कर लोगे, तो x -1 -6 इज इक्वल टू -4, तो वहां से x इज इक्वल टू मिल जाएगा +2। तो इसका सेंट्रल एटम जो होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हें रोमन नंबर में ही लिखना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, मतलब सेम फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। अब आइसोमेरिज्म तुम्हारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होते हैं तुम्हारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास सेम फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट बॉन्डिंग होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम बॉन्ड होता है, लेकिन अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास आयन में चेंजमेंट आता है। जैसे देख सकते हो ये तुम्हारे पास एग्जांपल, इस दोनों में अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, CONH3 होल 5 Br+2 SO4 2 और यहाँ पर देख सकते हो CONH3 होल 5 SO4 और Br इस SO4 प्लस, और ये हो जाएगा Br-। तो इस केस में जो देख सकते हो कि दोनों में तुम्हारे पास काउंटर आयन को चेंज कर रहे हैं, मतलब आयन का यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में तुम देख सकते हो कि H2O मॉलिक्यूल का चेंजमेंट होता है, मतलब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर तुम H2O को चेंज कर सकते हो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो अंदर और बाहर में चेंजमेंट आ जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पर CrH2, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टोटल 6 H2O जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है,
और यहाँ पर देख सकते हो H2O कितना हो गया, 5 हो गया, एक H2O बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली H2O मॉलिक्यूल का चेंजमेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में लिंकेज चेंज हो जाएगा। लिंकेज चेंज मेनली हम लोग बात कर लेते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारे पास आइसोमेरिज्म है जिसमें कि अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, तो वहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो N2 जो है वो तुम्हारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये अभी जो है N से कनेक्टेड है और यहाँ पर O से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर लिंक चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में देख सकते हो कि तुम्हारे पास सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड होता है उसमें इंटरचेंजमेंट आ जाता है। अभी यहाँ पर CONH3 है, मतलब CO के साथ NH3 और CR के साथ CN है। और यहाँ पर देख सकते हो अब CR के साथ क्या हो गया, NH3 हो गया और CO के साथ CN हो गया। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब आ जाता है हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें दो पार्ट पढ़ना है। एक पढ़ना है तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल शेप होते हैं और स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो टेट्राहेड्रल शेप में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। स्क्वायर प्लेनर में शो करेगा, लेकिन MA4 मतलब मेटल के साथ चार लिगेंड सेम टाइप के होंगे तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। या मेटल के साथ तीन लिगेंड सेम होंगे और एक डिफरेंट होंगे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है Ma2B2। अगर तुम्हारे पास एक लिगेंड है जिसका तुम्हारे पास दो एटम है और दूसरे लिगेंड है जिसका दो एटम है, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो टोटल तुम्हारे पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं MABCD, मतलब मेटल के साथ तुम्हारे पास टोटल जो फोर लिगेंड है वो चारों डिफरेंट है, उस केस में तुम्हारे पास तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और नेक्स्ट लोग बात कर लेते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, सॉरी बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड में तुम्हारे पास देख सकते हो कि तुम्हारे पास दो होंगे, तो ये तुम्हारे पास 2GI शो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तुम्हारे पास अगर मेटल है 6 लिगेंड सेम टाइप का है तो उसमें कोई भी जीआई शो नहीं होगा। अगर 5 है उसमें एक डिफरेंट है तो भी जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास MA4B2, मतलब तुम्हारे पास एक टाइप का लिगेंड है जो टोटल 4 है और दूसरे टाइप का जिसमें 2 है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास टोटल 2GI शो करेंगे। MA4BC में देख सकते हो कि तुम्हारे पास एक लिगेंड है जो टोटल 4 है, एक और दो डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस केस में तुम्हारे पास 2GI शो करेंगे। MA3B3 में तुम्हारे पास 2GI शो करेंगे। एक होगा फक और एक होगा मर, ठीक है, मतलब फेशियल और मेरिडियल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मतलब अगर हम लोग सिंपल बात कर ले कि अगर कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो उस वो जो होता है उसमें अगर वो राइट साइड मूव करेगा तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड अगर मूव कर रहा है तो लेवो, मतलब कि मूवमेंट आना चाहिए, रोटेशन आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है, एक्टिव होगा वो। नेक्स्ट हम लोग इसी में बात कर लेते हैं। देख सकते हो ये तुम्हारे पास कंपाउंड है, इसका अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का मतलब होगा कि एक दूसरे को वह कवर अप नहीं करेगा। देख सकते हो ये तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका ये मिरर इमेज है, तो इसके इसमें तुम्हारे पास ये दोनों जो है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं है तो ये तुम्हारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स, इसमें तुम्हारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का बात कर लेते हैं, जिसमें तुम्हारे पास बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टोटल 3 थ्योरी होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है वो वार्नर थ्योरी है, उसके बाद तुम्हारे पास VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड थर्ड वन इज CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नंबर 1 हम लोग बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली जो है वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वैलेंसी जो होता है वो सेंट्रल एटम का दो टाइप्स का वैलेंसी होता है, एक होता है तुम्हारे पास प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है तुम्हारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, और उसको फाइंड करने के लिए तुम्हें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो होता है नॉन आयोनाइजेबल होता है, मतलब ये ब्रेक नहीं करता है, इसलिए इसको नॉन आयोनाइजेबल बोले हैं। और ये डायरेक्शनल होता है, और ये इसको फाइंड करने तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना होता है। जैसे देख सकते हो हम तुम्हारे पास एक एग्जांपल लिए हैं, इसमें तुम्हारे पास प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करने के लिए सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा। तो देखो सकते हो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, क्लोरीन है, तो इसका हो जाएगा एक क्लोरीन पे -1, तो टोटल 3 तो -3। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे +3 होगा, H2O का 0 होगा इसलिए इस पे +3 हो गया, ठीक है। तो ये उसका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी हो गया 3। अब सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करने के लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले भी बता चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो जितना ये अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देगा उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो H2O में देख सकते हो ये मोनोडेंटेन है, टोटल कितने हैं, 6 है, तो 6 लोन पेयर सेंट्रल एटम को देंगे, तो इस केस में सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6। नेक्स्ट है इसमें
कौन सा ऐसा देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ये वार्नर थ्योरी जो है वह बहुत सारी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे कि तुम्हारे पास कुछ ही एलिमेंट्स जो होते हैं वह तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब ऐसा क्यों होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन वार्नर थ्योरी ने नहीं दिया। या तुम्हारे पास ये इसमें जो है अभी तुम देखे हो कि डायरेक्शनल होते हैं, तो ये क्यों डायरेक्शनल होते हैं इसका एक्सप्लेनेशन या मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होते हैं वह मेटल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो शो करते हैं, तो क्यों शो करते हैं ये सारी चीज को ये इन्होंने इस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसलिए नेक्स्ट जो थ्योरी आया वो तुम्हारा आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तुम्हारे पास क्या होता है, मेटल और लिगेंड जो होता है वह बॉन्डिंग होता है, उसमें तुम्हारे पास ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं n-1d, ns, np और nd। जैसे देख सकते हो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते हैं और शेप उस केस में होते हैं टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन 4 के लिए एक हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, इसमें तुम्हारे पास d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का ठीक है। तो इससे पे तुम्हारे पास होगा स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए sp3d होगा जो तुम्हारे पास ट्राई पिरामिडल है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास 6 के लिए sp3d2 होगा जो तुम्हारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल। और एक होता है तुम्हारे पास 6 पे कोऑर्डिनेशन d2sp3 जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं और d2sp3 जो होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर CONH3 3 प्लस। अब इसमें तुम्हारे पास क्या होगा कि सबसे पहले ये जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, NH3 का 0 हो गया तो ओवरऑल जो CO होगा वो +3। तो इसका ऑक्सीडे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोबाल्ट का क्या हो गया आर्गन 4s2 3d7। तो इसमें +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो लूज कहाँ से करेगा, 4s से करेगा। तो पहले 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इससे लूज करेगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन 3d से लूज करेगा तो बन जाएगा ये 3d6। अब तुम्हें क्या करना है, इसका जो है ऑर्बिटल्स तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। d ऑर्बिटल में टोटल 5 होते हैं d सबसेल में। तो 1 2 3 4 5 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पहले सेम स्पिन के साथ फिल किए फिर एक अपोजिट स्पिन के साथ फिल किया और आगे का जो है वो तुम्हारे पास ब्लैंक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर NH3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, वो उसे पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे ब्लैंक हो गए। और एस और पी का टोटल 3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, और D2sp3 होगा तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब तुम्हारे पास यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर ये पेयरिंग हो चुका है तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं रह गया। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, और डायमैग्नेटिक होगा और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस भी होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर CrNH3 होल 6, ठीक है। तो इस केस में भी तुम फाइंड करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, CR का देख सकते हो, AR4s1 3d5 ये तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें निकालना है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो टोटल 3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आर्गन 3d3। अब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो 3d तुम्हारे पास टोटल 5, इसमें तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तुम्हारे पास एक है और यहाँ पर टोटल 3 है, ये तुम्हारे पास पी के लिए, ये एस के लिए। अब यहाँ पर जो है तुम्हारे पास पेयरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पर NH3 जो पेयरिंग करवाए, यहाँ पर NH3 जो पेयरिंग नहीं करवा रहा है। तो मेनली जो है अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो यहाँ पर बन जाएगा डी में टोटल 3 ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तुम पढ़े हो D2sp3, नहीं तो sp3d2, तो इसको d ऑर्बिटल 2 ही यूज करना है। तो यहाँ पर अगर ये पेयरिंग करवाएगा तो 3 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो ये कभी नहीं जाएगा अनस्टेबल होने के लिए, इसलिए इसका अगेन हो जाएगा D2sp3। अब शेप जो होगा अगेन इसका ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, इसलिए क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आने का मेन रीजन है VVT जो है वो बहुत सारी चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो क्यों स्ट्रॉन्ग है क्यों वीक है, कोई पेयरिंग करवा रहा है कोई नहीं करवा, तो ये सारी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेनली जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब आयनिक होता है, मतलब कि तुम्हारे पास मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं। इसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेगा और न्यूट्रल लिगेंड जो होगा वो डाइपोल की तरह ट्रीट करेगा। अब मेनली जो होता है इसमें तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल जो होता है वो डीजेनरेसी होता है। डीजेनरेसी करने का मतलब डी ऑर्बिटल में जो टोटल तुम्हारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वह मेनली जो होता है उसका सबका एनर्जी लेवल सेम होता है, तो वो तुम्हारे पास होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब कि सबका एनर्जी लेवल सेम होना। लेकिन जैसे ही वहां पे लिगेंड अटैक करेगा उस पे, तो उस केस में क्या होता है कि वो अपना डीजेनरेसी को लूज कर देता है, मतलब कि वह जो होता है डी ऑर्बिटल जो होता है वो स्प्लिट अप कर जाते हैं। अब स्प्लिट अप कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड।
ऑक्टाहेड्रल फील्ड के नॉर्मली देख सकते हो, ये तुम्हारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। जैसे ही इसके नजदीक में लिगेंड आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये देख सकते हो इसका लेवल ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो सकता है कि ये जो है अगेन स्प्लिट कर गया है, मतलब कि तुम्हारे पास देख सकते हो यहाँ पर टोटल 5 ऑर्बिटल जो है वो टोटल 3 में नीचे और 2 में ऊपर। नीचे जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। इसमें तुम्हारे पास नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग T2G, और ऊपर जो है उसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं हम लोग AG, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है वो 3/5 टाइम्स होता है डेल नॉट। ये तुम्हारे पास CFEC एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और नीचे हो जाता है 2/5 टाइम्स डेल नॉट, ठीक है। ये जो नॉर्मल जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग बेरी सेंटर। और इस केस में तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता है डेल टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल नॉट। ये बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है, नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये एक ऑर्डर बताया है यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हो I माइनस Br माइनस SCn माइनस, इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ तक H2O से पहले तक जो है वो तुम्हारे पास बिग फील्ड लिगेंड है। बिग फील्ड लिगेंड करने का मतलब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। उसके बाद H2O के बाद जो तुम्हारे पास जितने भी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। तो इसको तुमको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है, मतलब तुम देख सकते हो कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे भी टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। लेकिन वहां पे पढ़े थे नीचे T2G था, EG ऊपर था, और यहाँ पर क्या होगा, T2G ऊपर चला गया, EG नीचे आ गया। तो EG में तुम देख सकते हो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर, और T2G में DXY DYZ DZX, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास जो लेंथ है वो भी चेंज कर दिया जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2/5 डेल टी, और नीचे हो जाएगा 3/5 डेल टी, ठीक है। फॉर्मूला अगेन यहाँ पर देख सकते हो, डेल टी इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल नॉट। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो किस तरीके से करेंगे। तो ये तुम्हारे पास डेल नॉट जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो पी है वो तुम्हारे पास है पेयरिंग एनर्जी। अब मेनली जो तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास 4th इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कंफ्यूजन आ जाते हैं कि वो मुझे नीचे ही फिल करना है या ऊपर फिल करना है। तो देख सकते हो अगर तुम्हारे पास पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगा स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी, तो इस केस में जो होगा वो पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिंपली अगर हम लोग बात कर ले, हम तुम्हें एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो कोई भी एनर्जी, अगर तुम जानते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल में एनर्जी ज्यादा हो तो वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो अनस्टेबल कर देगा, मतलब पेयरिंग करने से अनस्टेबल हो जाएगा, तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो इस केस में देख सकते हो कि T2G तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो तुम्हारे पास वहां पे क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा, ठीक है। तो इस केस में तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और अगेन 4 नीचे ही आ गया, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास कन्फिग्रेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। इसमें तुम्हारे पास पोजेस बिटवीन, मतलब सिंपली हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो मेटल और तुम्हारे पास लिगेंड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से, और पाई बॉन्ड जो होता है वो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से होते हैं। मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्डेड होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हारे पास सिग्निफिकेंस जो होगा इन बायोलॉजिकल सिस्टम में, सबसे पहले क्लोरोफिल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ Mg, हेमोग्लोबिन जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe होता है, विटामिन B12 जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ C होता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस इन मेडिसिन। मेडिसिन में सिस्प्लेटिन जो होता है वो एंटी कैंसर एजेंट में की तरह यूज करते हैं हम लोग, और EDTA जो होता है वो लीड पॉइजनिंग की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।